फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज 20A कंजक्शन पर आधारित एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं। इसके पहले हम आपको 19A, B ये सब कुछ सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। और कंजक्शन के अगर रूल्स एंड एग्जाम्पल्स आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर देख लीजिए। बाकी मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करते समय तो मैं कन्फर्म ही कर देता क्योंकि ये कंजक्शन लगेगा, इससे आपको रूल डायरेक्ट भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आप डिटेल देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिए, पहला है दिस इज़ द रीजन आई डू नॉट हेल्प माई फ्रेंड। ठीक है, ये वाक्य इसमें कंजक्शन बनना है क्योंकि डायरेक्शन दिया फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान को भरो विथ अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उचित सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अब की बार क्या आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भरना है। इसके पहले आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से रिलेटेड आपको जो है एक्सरसाइज थी, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको पढ़ाया जा चुका है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो कंजक्शन आते हैं उसको छोड़ के आपको क्या करना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको यहाँ लगाना है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जान लीजिए कि तो कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। पहले कोऑर्डिनेटिंग जान लीजिए। कोऑर्डिनेटिंग में आपको एक हम फाइन बॉयज़ बताए थे, ट्रिक फाइन बॉयज़। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म कर दिया एफ से फार, ए से एंड, एज वेल एज, एन से नाइदर नार, बी से बट, ओ से आर या अदरवाइज, वाई से एट, यस से सो या स्टिल। तो इनको छोड़ देंगे, जो बचेंगे ठीक है वो जो है सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग में स्पेशली क्या क्या आते हैं, जो इनडायरेक्ट में आप कंजक्शन पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट में क्या पढ़ते हैं आप, दैट पढ़ते हैं। इफ़ या वेदर फर्स्ट टाइप में पढ़ते हैं। सेकंड टाइप में डब्ल्यू एच फैमिली, हु, वेयर, व्हेन से लेके जितना है सब आता है, ये स्पेशली जो है आते हैं। इसके अलावा समय बताने वाले, कारण बताने वाले, परिणाम बताने वाले, ये सब मतलब आते हैं। ठीक, तो ये डिटेल आपको एक्सीलेंट में दिया भी गया है, किसी भी किताब में वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। दिस इज़ द रीज़न आई डू नॉट हेल्प माई फ्रेंड, यही कारण है मैं अपने दोस्त की मदद नहीं करता हूँ। तो भाई रीज़न के लिए हमेशा वाई लगता है, बस बात ख़त्म। यही कारण है, यही वह कारण है जिसके कारण मैं अपने दोस्त की मदद नहीं करता। यहाँ वाई माने कि क्यों या जिसके कारण, ये अर्थ होता है। स्टे हियर, यहाँ रुको, आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना हो जाए। इसमें ऐसा समय की बात है तो टिल या अनटिल लगता है, तो यहाँ अनटिल लग जाएगा। स्टे हियर, यहीं रुके रहो, अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। तो जब तक ना की अंग्रेजी अनटिल लिखा जाता है समय बताने के लिए। अगला है ही स्टार्टेड अर्ली, वह जल्दी शुरू कर दिया था। ही माइट नॉट बी लेट, ताकि उसे देर ना हो, मतलब कहीं जाना है तो जल्दी चलना शुरू कर दिया था ताकि उसे देर ना हो। तो ताकि की अंग्रेजी हमेशा सो दैट लिखा जाता है। सो दैट मन होता है ताकि या जिससे कि। अब वैसे भी जान लीजिएगा, ट्रिक जान लीजिए सो दैट क्यों लगे, क्योंकि माइट सो दैट के बाद वाक्य इधर प्रेजेंट में है तो में, पास्ट में है तो माइट, तो पास्ट है तो माइट लगा है, सो दैट यहाँ लगेगा। अगला है यू वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम परीक्षा में फेल होगे, ऐसा तो होता नहीं कि यदि ऐसा कहना चाहिए, तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे, ये इसमें शर्त बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, देखिए दो तरीके से इफ़ यू डू नॉट लिखना पड़ेगा, यदि तुम नहीं करोगे। आप उतना न लिख के एक कंजक्शन से आपका काम चलेगा, अनलेस लगा दीजिए। ठीक है, UNLESS, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम, अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, तो अनलेस इफ़ नॉट, ठीक है, उसका मतलब हो जाता है इफ़ यू डू नॉट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक शब्द में अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे, एकदम सही, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप अनलेस नहीं लगा पा रहे हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा, तो आप इफ़ यू डू नॉट तब लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वर्क हार्ड है ना, तो डू नॉट बीच में लिखना पड़ेगा, इफ़ यू डू नॉट, इसलिए बेटर नहीं माना जाएगा। ये जैसे लिखा गया वैसे ही रहने दीजिए आप, बेटर यही है कि आप अनलेस लगा दीजिए, जिस हिसाब से वो लिखा है वैसे रहने दीजिए, आपके कंजक्शन अनलेस लगा दीजिए। अगला है आई हैव फीवर टुडे, मुझे आज बुखार है। आई कैन नॉट अटेंड कॉलेज, मैं कॉलेज में उपस्थित नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए कारण बताना है, पहले वाले में कारण बताना पड़ेगा। तो कारण के लिए जैसे वाक्य के शुरू में हम क्या लिख सकते हैं, शुरू में हम लिख सकते हैं आइज या सिंस। कारण बताने के लिए 3 कंजक्शन आपको एक्सीलेंट में बताया गया है। सिंस माने होता है चूँकि, जब शुरू में आता है सिंस तब उसका अर्थ होता है चूँकि, तब ये मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सिंस बीच में आएगा तो समय बताने के लिए आएगा, तो बीच में उसका अर्थ होगा जब से, ठीक, नहीं तो नाउन से पहले आएगा तो सिंस या फार परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता ही है।
सिंस आई हैव फीवर टुडे, इसका अर्थ होगा चूंकि आज मुझे बुखार है, आई कैन नॉट अटेंड कॉलेज, इसीलिए मैं कॉलेज उपस्थित नहीं हो सकता। आप सिंस की जगह अगर आज लिख देंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आज का अर्थ होगा क्योंकि होता है, क्योंकि आज मुझे बुखार है इसलिए मैं नहीं कॉलेज में उपस्थित हो सकता है। ठीक है, तो आज भी सही है, आज के बाद भी कामा लगता है इसीलिए एक अंग्रेजी, लेकिन यहाँ सबसे बेटर कंजक्शन सिंस होगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग हमेशा वाक्य के शुरू में होता है। ठीक है, इसलिए आप शुरू में लगाना है तो सिंस ही लगाइए। लुक यू लीव, लुक के साथ आप बिफोर यहाँ लगा दीजिए, लुक बिफोर यू लीव। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है एक कहावत है कि लुक बिफोर यू लीव माने कूदने, लीव में कूदना, उछलना, कहीं पर कूदने जा रहे हो तो कूदने से पहले लुक माने देख लो, यानी कि अग्र सोची सदा सुखी, इसका शुद्ध हिंदी होती है कहावत में, अग्र सोची सदा सुखी, या ऐसे इसको बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी कि सोच विचार के काम करना चाहिए, किसी काम कूदने से पहले उसको देख लेना चाहिए। तो लुक बिफोर यू लिव सीधे सीधे इसकी कहावत ही है, लुक माने देख लो, बिफोर यू लिव इससे पहले कि तुम कूदो कहीं पर, कि देख लो कहाँ कूद रहे हो, यानी मतलब सोच समझ कर काम करो, अग्र सोची सदा सुखी। तो इसमें लोग कन्फ्यूजन में आफ्टर लगा देंगे, सो लुक आफ्टर, लेकिन लुक आफ्टर माने देखभाल करना। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये कहावत है, जैसे है वैसे रहेगी। और कंपटीशनल एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा ये एसएससी वगैरह में भी आता है, यहाँ तक कि टीजीटी एग्ज़ाम में भी आया था जब हम लोग टीजीटी का एग्ज़ाम दिए थे। आई डू नॉट नो ही इज़, मैं नहीं जानता हूँ वह है, तो यहाँ आप हु लगा दिए, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कौन है, आई डू नॉट नो हु ही इज़। तो इस तरह से आप इसमें तो क्यों अपने हिसाब से, क्योंकि आपको लगाना है तो स्थान की बात नहीं दिया गया है, नहीं तो आप वेयर भी लगा सकते थे, आई डू नॉट नो हु इज़, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कौन है, नहीं वह कौन है तो आप मैं नहीं जानता कि वह कौन है, या वेयर भी लगा दोगे तो आई डू नॉट नो वेयर ही इज, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ है, स्थान बताना चाहते तो वेयर भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा। अगला है ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, ही माइट पास, ठीक है वह पास हो सके, यहाँ सो दैट लगा दीजिए। तो वह क्योंकि इधर पास्ट है इधर माइट है तो बीच में सो दैट लगेगा, अर्थ भी निकल रहा अच्छा, ताकि वह कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके। ही इज़ वीक ही कैन नॉट, ही कैन वॉक, वह कमज़ोर है वह चल सकता, तो विरोधी बात है तो इसमें आल दो लगा दीजिए, आल दो ALTHOUGH, आल दो ही इज़ वीक, यद्यपि वह कमज़ोर है, ही कैन वॉक फिर भी वह चल सकता है, टहल सकता है, पैदल चल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आल दो लगा दीजिए। आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उसे नहीं देखा हूँ, ही लेफ्ट होम, घर वह छोड़कर गया, जब से वह घर छोड़ के गया, ऐसे कहना पड़ेगा, मैं उसे तब से नहीं देखा हूँ जब से वह घर छोड़ के गया। जब से अगर आता है तो बीच में समय की बात रहती है तो सिंस लगता है, ये टाइम बताता है। जब सिंस शुरू में आया था तो क्या बताता है, कारण बताता है। ठीक है, क्योंकि कारण बताने के लिए बिकॉज सिंस है 3 है, और एक्सीलेंट में आपके दिए भी गए हैं, एडवर्ब क्लास में आप देखेंगे, सिंथेसिस की वीडियो मैं अपलोड भी किया हूँ। और ये हाँ एक बात आप ध्यान देना है आपको, ये और भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसी से बीच में सिंस जब आ जाएगा पेपर में आपके, और उसके पहले आपको जो है गलती दे देगा कि यहाँ कारण मतलब रूल्स इसका है कि सिंस के पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, और सिंस के बाद जो है हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अब इधर उल्टा दे देगा, इधर जो है आई सा हिम दे देगा, और इधर आई ही हैज़ लेफ्ट दे देगा, मतलब इधर प्रेजेंट परफेक्ट दे देगा, इधर पास्ट इंडेफिनिट देगा, उल्टा दे देगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना कि इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, इधर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग, तब बीच में सिंस होता है, तो उसका अर्थ होता है जब से। आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उसे तब से नहीं देखा हूँ, सिंस ही लेफ्ट होम, जब से वह घर छोड़कर गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये सब आप वीडियो देखते रहिए, अपना ग्रामर मजबूत करते रहिए, क्योंकि ये ट्रांसलेशन भी आप करेंगे तब भी काम देगा, अपने हिसाब से वाक्य लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, हर जगह काम देने वाला है, क्योंकि ग्रामर इज एन एनाटॉमी ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर ही किसी भाषा की शरीर रचना होती है, भाषा के रूल्स ऑफ लैंग्वेज होता है। ठीक है, भाषा के नियम को ही ग्रामर कहते हैं, और ग्रामर ही वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना जानते हैं। कोई भी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, कुछ भी है, तो हम उसका ग्रामर अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो उस भाषा पे हमारा कमांड हो जाएगा। और ग्रामर को रटना नहीं है, आपको क्या है, ग्रामर एनालिसिस करके समझना चाहिए, उसका फंक्शन क्या है, कहाँ से क्या क्या होता है, यही समझ लेंगे तो ग्रामर आपको बहुत आराम से आ जाएगा, नहीं तो आप परेशान रहेंगे रूल्स को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।